हेलो एवरीवन। लास्ट क्लास रे आमे पढ़ी पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। एबे आमे पढ़िमु शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ई शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गोटे बहुत छोट टॉपिक अच्छे। मैक्सिमम 5 to 6 मिनट लगे मुझे कराइबा पाई। बाकी इटा बहुत इंपोर्टेंट टॉपिक। तो आमर डिस्कशन रहिबा ओडिया, हिंदी, इंग्लिश मिक्स। तो वी विल स्टार्ट फ्रॉम शेड्यूल, फ्रॉम 1 to 4 शेड्यूल। इसको याद रखने के लिए मैं जो निमोनिक्स बता रहा हूँ उसको ध्यान में रखना है, वो आसानी से याद हो जाएगा। कोई और भी निमोनिक्स होंगे यूट्यूब पे, लेकिन मैं जो बता रहा हूँ बहुत देसी टाइप है, सिंपल। कि पहला शेड्यूल 1 जो है वो बाउंड्री के बारे में बात कर रहा है। ठीक। 2 जो है मनी के बारे में बात कर रहा है। 3 है ओथ के बारे में। और 4 है जो राज्यसभा सीट के बारे में। इसको ऐसे याद रखना। बाउंड्री पे बैठ के पैसा लिया और कसम खाया कि सीट नहीं बेचेगा। फिर से बता दे रहा हूँ। बाउंड्री पे बैठ के पैसा लिया और कसम खाया कि सीट नहीं बेचेगा। तो इससे आपको याद हो जाएगा कि सीट मतलब राज्यसभा का, कसम खाया मतलब ओथ एंड अफर्मेशन, ओथ एंड अफर्मेशन। मनी मतलब अलाउंस एंड सैलरी। और बाउंड्री मतलब तो पता ही है, आर्टिकल 1 से 4 में जो है बाउंड्री एंड यूनियन टेरिटरीज वगैरह। ठीक। यहाँ पे एक चीज नोटिस करने वाला बात है कि आप लक्ष्मीकांत जब पढ़ेंगे उसमें जो टेबल फॉर्म में जो दिया हुआ है ये शेड्यूल, वहां पे आप देखेंगे कि मनी में सारे इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज का नाम लिखा हुआ है, एससी, कैग। ठीक। वहां पे ईसीआई का मिसिंग है। अब सोच के देखना है कि ईसीआई वहां पे क्यों नहीं है, और जो कि ये बहुत बड़ा डिमेरिट है ईसीआई का। ईसीआई का नाम यहाँ होना चाहिए था, जबकि ईसीआई बहुत इंपॉर्टेंट बॉडी है। ईसीआई का नाम होना चाहिए था मनी और अलाउंस और सैलरी में, लेकिन यहाँ पे मिसिंग है। आप इस चीज को खोजना और मेरे को कमेंट में बताना कि क्या क्यों यहाँ पे मिसिंग है ईसीआई का नाम। अब आते हैं हम नेक्स्ट 5 से 6, जिसमें दो शेड्यूल 5 जो है वो शेड्यूल एरिया एंड ट्राइबल शेड्यूल ट्राइब जो एरिया है उनके बारे में बता रहा है। इसमें कुछ खास याद करने जैसा है नहीं। बस याद रखना कि 5 और 6 मैंने एरिया के बारे में बता रहा है, जो बहुत स्पेशल एरिया है। इनके लिए इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन में स्पेशल मैंने आर्टिकल भी है, आर्टिकल 244 और 244A। वो मैं सुबह जो इससे पहले जो वीडियो बनाया था पार्ट वाले में, उसमें मैं समझाया था कि कुछ आर्टिकल होते हैं, अगर सिंगल सिंगल आर्टिकल के साथ कोई अगर पार्ट है तो वो पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए कह रहा हूँ कि ये दोनों आर्टिकल, जो दोनों शेड्यूल है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब क्यों इंपॉर्टेंट है आगे चल के बता दूंगा मैं। शेड्यूल एरिया शेड्यूल ट्राइब याद रखना 5 में है। ठीक। और 6 में है वही ट्राइबल एरिया शेड्यूल एरिया, लेकिन 5 स्टेट जो 4 स्टेट जो स्पेशल है, वो कौन से 4 स्टेट है। इसको ऐसे M ATM याद रखना है। M मतलब मनी, ATM। ठीक। अब यहाँ पे कंफ्यूजन बहुत होगा कि जब ठीक है याद तो कर लिए, मैं बता दिया M ATM, है ना। लेकिन ये M और 2 M है, लेकिन हम लोग जानते हैं ये नॉर्थ ईस्ट स्टेट है चारों। लेकिन यहाँ पे 3 M होते हैं नॉर्थ ईस्ट में, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय। तो ये याद करने वाली चीज इसमें ये है कि यहाँ पे ये M जो है मणिपुर नहीं है यहाँ पे। तो जो बचा दो, मिजोरम, मेघालय, M ATM। मणिपुर नहीं है, बस ये याद रखना कि मणिपुर नहीं है। अभी मणिपुर पिछले साल वहां पे मणिपुर में एथनिक एथनिक क्राइसिस हुआ था, तो याद रखना कि मणिपुर नहीं है इस शेड्यूल 6 में। ठीक। अब आते हैं 7th शेड्यूल में। 7th शेड्यूल में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लिस्ट, जैसे पावर, यूनियन, स्टेट, कंकरेंट लिस्ट। ये इसको जब टॉपिक जब और खुलेगा चैप्टर इंटर सेंटर स्टेट रिलेशन में, तब वहां जाके इसको और डिटेल में समझाऊंगा मैं। लेकिन यहाँ पे अभी याद रखना है कि आर्टिकल 1 से 4 बाउंड्री, बाउंड्री पे बैठ के पैसा लेके कसम खाएगा कि सीट नहीं बेचेगा। फिर आर्टिकल 5 में है शेड्यूल एरिया शेड्यूल ट्राइब। आर्टिकल 6 में है M ATM याद रखना, जिसमें मणिपुर नहीं है M में। बाकी याद रहेगा ये आसाम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, याद रहेगा ये। बस मणिपुर नहीं मत काउंट कर लेना। एग्जाम हॉल में अगर मैं क्वेश्चन दूंगा कि शेड्यूल 6 में कौन सा स्टेट नहीं है, शेड्यूल 6 में विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज नॉट प्रेजेंट, तो वहां पे ऑप्शन अगर रहेगा मणिपुर, तो मणिपुर मत मार देना, क्योंकि एम बच्चे जो भी याद करके गए रहेंगे उनको M दिमाग में आते रहेगा, गलती से मणिपुर मार देंगे और -0.66 हो जाएगा। तो वो चीज ध्यान रखना है कि मणिपुर नहीं है। अब लिस्ट में आ गए हम लोग। लिस्ट में बता दिया अभी कि 7th शेड्यूल में लिस्ट डिस्ट्रीब्यूशन है कि सेंटर लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट। ये याद रखना है, बस मेमोराइज कर लेना है इसको ऐसा नहीं छोड़ना है कि हाँ
10 बार पढ़ेंगे तो याद होगा। अभी इसको जैसे भी इसको याद कर लेना है, यहीं पे मैं रिवाइज करा रहा हूँ, याद कर लेना है। अब एट्थ में आ गए, लैंग्वेज के बारे में है। लैंग्वेज मतलब कौन से लैंग्वेज, जो ऑफिशियल लैंग्वेज है, ठीक, ऑफिशियल लैंग्वेज, जो कि 22 है। अपना इंडिया का एक और छोटा सा मैंने इन्फॉर्मेशन है जो बहुत लोग को नहीं पता, कि इंडिया का कोई भी नेशनल लैंग्वेज नहीं है। इंडिया हैज नो नेशनल लैंग्वेज। बहुत लोग को लगता है कि हिंदी नेशनल लैंग्वेज है। इंडिया का कोई भी नेशनल लैंग्वेज नहीं है। इंडिया में 22 ऑफिशियल लैंग्वेज है, उसको याद रखना है। ये जो 22 ऑफिशियल लैंग्वेज है, इसको याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे आगे चल के भी बताऊंगा कि आगे के चैप्टर में जब हम लोग पढ़ेंगे आर्टिकल 351 से, आर्टिकल 43 से 351, तो वहां पे जब बताऊंगा तो वहां पे लैंग्वेजेस बताऊंगा, 22 लैंग्वेज। तो वहां पे जाके आपको मैं वहां पे याद भी करवाऊंगा कि कौन सा लैंग्वेज को कंसीडर नहीं करना है इस 22 ऑफिशियल लैंग्वेज में। ठीक। अब आते हैं नेक्स्ट। अब देखो, ओरिजिनली जब कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम हुआ था 1950, 1950 जो अडॉप्ट किया गया था 26 नवंबर को, तो उस समय तक ये सिर्फ 8 शेड्यूल ऐड था। याद रखना, 8 शेड्यूल तक ओरिजिनली ओरिजिनली था कॉन्स्टिट्यूशन में, ओरिजिनली था ये फ्रेम। लेकिन बाद में जो ऐड किया गया वो 9th, 10th, 11th, 12th। ठीक। 9th, 9, 10, 11, 12 याद रखना कि 8 तक तो ओरिजिनल थे। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ रहा है कि ऐसे क्वेश्चन फ्रेम कर दिया कि 9th शेड्यूल तक ओरिजिनल था, तो नहीं। हमेशा याद रखना कि ऑफिशियल लैंग्वेज जब तक, सॉरी, लैंग्वेज रिलेटेड जितना भी प्रोविजन थे वो शेड्यूल 8 तक रखा गया। उसके बाद का जो चार जो प्रोविजन आए हैं वो अमेंडमेंट के थ्रू आए हैं। तो जो सबसे पहला अमेंडमेंट के थ्रू जो आया था वो शेड्यूल 9 था। अच्छे से याद रखना, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 9th शेड्यूल को लाया गया था। अब ये क्या है 9th शेड्यूल, वो देख लो। मैंने थोड़ा सा मैंने यही है कि नेहरू नेहरू के द्वारा लाया गया था, नेहरू जी के द्वारा, क्योंकि फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है तो रिलेट कर सकेंगे कि फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर नेहरू जी थे उस समय, है ना। तो फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट तो नेहरू ही होंगे। किस लिए क्या था 9th शेड्यूल में, टू प्रोटेक्ट फ्रॉम जुडिशियल स्क्रूटनी। मतलब इसके अंदर कोई भी आर्टिकल देंगे, अगर हम लोग कोई भी लॉ डाल देंगे तो उसको जुडिशियल स्क्रूटनी से बाहर हो जाएगा, मतलब कोर्ट उसको जुडिशियल रिव्यू नहीं कर पाएगा। तो इस आर्टिकल को लेके बहुत सारा जजमेंट है। आगे चल के हम लोग बेसिक स्ट्रक्चर जब पढ़ाऊंगा तो उसमें जजमेंट आएगा बहुत सारा, तो उसमें बताया जाएगा कि कैसे केशवनंद भारती केस के बाद आईआर को जो ये सब डेट दिए हैं कि कौन से डेट से पहले तक हम इसको 9th शेड्यूल वाला को रिव्यू नहीं कर सकता सुप्रीम कोर्ट, है ना। अब आते हैं 10th शेड्यूल में। 10th शेड्यूल में हम लोग मैंने जानते हैं कि ये आया है 1985 में। क्यों आया था ये, उसका एक छोटा सा कहानी है थोड़ा। एक अ, एक कोई गया गया राम करके कुछ नाम था, कोई कोई राम नाम का पॉलिटिशियन था। तो वो एक ही कुछ महीने के अंदर कम से कम नहीं भी तो 10 बार से ज्यादा पार्टी चेंज कर चुका था। तो उस समय नाम बोल दिए थे कि आया राम गया राम, मतलब तुरंत पार्टी स्विप चेंज करता था जल्दी जल्दी। आज इस पार्टी में है तो कुछ दिन बाद उस पार्टी में चले जाता था, फिर इस पार्टी में आ जाता था। तो ये चीज देखते हुए कॉन्स्टिट्यूशनल जो लॉ मेकर थे उनको लगा कि एक ऐसा लॉ बनाना होगा जो मंडे पार्टी छोड़ के जो स्विच मारते रहते हैं उनको रोकने, उस चीज को रोकने के लिए। तो वो टेंथ शेड्यूल में ऐड किया गया वो चीज। और वो 52nd अमेंडमेंट, ये अमेंडमेंट याद रखना और ये डेट याद रखना। 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट और 1985 ये याद रखना। 1985 कब है ये, लिबरलाइजेशन से पहले, 6 साल पहले। 1991 में लिबरलाइजेशन आया था, उससे पहले 1985 में 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट तक पहुंचे हैं अभी तक। ठीक। ये फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में हुआ था 9th शेड्यूल, और 52nd में हुआ 10th शेड्यूल। याद रखना ये चीज, बार बार रिवाइज करना। उसके बाद आते हैं 11th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, पीआरआई, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन लाया गया। कब लाया गया, 1993। कौन से अमेंडमेंट से, 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से। याद रखना ये 73rd, देखो ये 1993 में आया, यहाँ पे 52nd था 85 में, यहाँ पे 1993 में 73rd आ चुके हैं। याद रखना। फिर म्यूनसिपालिटी 12th में आ गया, 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। याद रखना, म्यूनसिपालिटी 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, पंचायती राज 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है। ईयर कौन सा था, बहुत से एग्जाम टेस्ट सीरीज वगैरह में 1993 दे देगा, बोलेगा कि इस समय में लाया गया था, तो आंसर होगा हाँ, इस समय में इसको इंप्लीमेंट किया गया। इसका जो फर्दर एक्सटेंशन है पेशा, वो बहुत स्पेशल स्टेट वगैरह में लाया गया है, वो हम डिटेल में पढ़ेंगे इस चीज को। लेकिन अभी जो कि इसके पिछले वीडियो में मैं पार्ट बताया था, पार्ट के बारे में, जो पार्ट कितना इंपॉर्टेंट है, अभी हम शेड्यूल के बारे में पढ़ लिए। तो एक ओवरऑल आइडिया हो गया हम लोग को कि कितने पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन में, 22, कितने शेड्यूल है कॉन्स्टिट्यूशन में, 12, जो लास्ट आर्टिकल कौन सा है, 395, टोटल कितने आर्टिकल है, वो समथिंग अराउंड 400 समथिंग है, वो मुझे एग्जैक्ट याद नहीं। लेकिन एक ओवरऑल अभी आइडिया हो गया हम लोग को
कि हम लोग अभी तक क्या क्या पढ़ चुके हैं, क्यों ये दोनों इंपॉर्टेंट है। अगर ये दोनों को अगर अच्छे से आइडिया है तो आगे चल के हम इसको बहुत स्मूथली मैंने कवर कर पाएंगे, रिवाइज कर पाएंगे आराम से। और इसी चीज को हम इंट्रो देते समय जब मेंस का आंसर लिखेंगे तो इंट्रो में ये डायरेक्ट शेड्यूल यूज करेंगे कि आर्ट पार्टिकल पार्ट नंबर इतना, शेड्यूल नंबर इतना में ये प्रोविजन मेंशन है, और स्टार्ट करेंगे अपना आंसर। उसका डायरेक्ट बॉडी का पॉइंट लिखेंगे, उसका फिर कंक्लूड कर देंगे। तो ये होता है। ऐसे अगर अगर ओवरऑल मैंने स्ट्रक्चर वाइज में पढ़ते रहोगे तो बहुत याद करने में ज्यादा आसानी होगा। अब एक क्वेश्चन देख लेते हैं इसी टॉपिक से। ये क्वेश्चन जो है 2019 में आया था, जहां तक मुझे याद है 2019 में आया था। और ये पूछा है सीधा, नाइन्थ शेड्यूल वाज इंट्रोड्यूस्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द प्राइम मिनिस्टरशिप ऑफ। ठीक। तो यहाँ पे देखो, नेहरू है, लाल बहादुर शास्त्री है, इंदिरा गांधी है, मोरारजी देसाई है। जो कि मैं बताया था कि नाइन्थ शेड्यूल जो था वो फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में आया था। तो फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किसके सामने में हुआ था? नेहरू। तो आंसर होगा नेहरू। तो अब चल देख लेते हैं कि जो बाकी जो अमेंडमेंट जो बाद 9 के बाद जो अमेंडमेंट हुआ था, टेंथ। टेंथ देखो, 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, ईयर है 1985। रिकॉल करो कौन थे उस समय प्राइम मिनिस्टर। अगर नाइन्थ का पूछ चुका है यूपीएससी, या फिर कोई भी स्टेट पीसीएस भी पूछ सकता है कि कौन थे उसके उस समय प्राइम मिनिस्टर, तो एंटी डिफेक्शन के टाइम में कौन हो सकते हैं? राजीव गांधी थे, वो बता दे रहा हूँ, राजीव गांधी थे। वैसे ही पीआरआई जो था और म्यूनसिपालिटी जो लाया गया था 1993 में, उस समय कौन थे? अगर पता हो तो कमेंट में लिखना, नहीं तो मैं बता दे रहा हूँ कि यहाँ पे उस समय नरसिम्हा राव थे। नरसिम्हा राव थे पीएम। और वही उस समय उन्हीं के टेन्योर में अच्छे 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 लॉ और अमेंडमेंट किए गए थे। तो बस आज के लिए इतना ही। और जो भी अगर सजेशन हो इस वीडियो रिलेटेड, क्या ऐड करना है, क्या हटाना है, आप कमेंट में जरूर डालना। और टेलीग्राम चैनल पे कमेंट कर देना। थैंक यू।